स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम बात करते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट के लेसन थर्ड संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ दोनों में तुलना, यानी कि इन दोनों के अंदर क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। हालांकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि राष्ट्र संघ की उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। दोनों को जो उद्देश्य था वो एक ही था कि मानव जाति को युद्धों से बचाना है, यानी कि दोनों का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से युद्ध नहीं होने पाए, विश्व शांति को खतरा उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए जो प्रयास किया गया वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के रूप में हमारे सामने आया। कुछ विद्वानों ने, हमारे और राजनेताओं ने राष्ट्र संघ को इसीलिए ही बनाया कि विश्व में शांति व्यवस्था उत्पन्न रहे, लेकिन यह शांति व्यवस्था नहीं रह पाई और परिणाम स्वरूप दूसरे विश्व युद्ध का जो है आगाज़ हो गया। और दूसरे विश्व युद्ध से मानव जाति को इतना नुकसान हुआ कि हमारे विद्वान और राजनेता सोचने लगे कि अब हमें फिर किसी संस्था का, या फिर यूँ कहें कि राष्ट्र संघ को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए ताकि जो है विश्व में शांति स्थापित हो जाए। इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने जो है अपने अपने विचार दिए। ठीक है, कुछ विद्वान हैं जैसे गुडरिच है, ठीक है, शूमा है, निकोलस है, पामर पार्किंस है। इन्होंने राष्ट्र संघ को, ठीक है, यानी कि विश्व शांति को रोकने के लिए या फिर इसको नए ढंग से बनाने के लिए ये कहा कि इसमें विश्व शांति जो है बनी रह सकती है। हमें क्या करना है, विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी ऐसी संस्था का या अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना होगा जो कि विश्व को युद्धों से बचा सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्र संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अलग बात है कि उनकी सीनेट ने उन्हें परमिशन नहीं दी, तो ये जो लीग ऑफ नेशन है उसका मेंबर जो है अमेरिका नहीं बन सका। और फिर बात आई द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो पहल है वो USA के प्रेसिडेंट ने ही की और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बना। अब अगर हम तुलनात्मक बात करें तो जो राष्ट्र संघ है उसकी तुलना में हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो पहले से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है और इसके अंदर ही मानव जाति को युद्धों से बचाने की बात जो है वो छिपी हुई है कि मानव जाति जो है सुरक्षित रहे। ठीक है, जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने जो है प्रेरणा दी थी कि विश्व को युद्धों से बचाया जाए और इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने भी जो है वो UNO की स्थापना की बात की। अब हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ और UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हमारा जो कार्य कर रहा है एट प्रेजेंट, इन दोनों में क्या समानताएं हैं। बहुत सारे विद्वान, जैसा कि मैं आपको बताती रही हूँ, निकोलस है, गुडरिच है, शूमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं। इन्होंने दोनों में जो है समानताएं बताई हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, यानी कि दोनों के अंदर, UNO के अंदर और लीग ऑफ नेशन के अंदर जो है पहली समानता क्या है, वो है उत्पत्ति, यानी कि दोनों की उत्पत्ति जो है वो विश्व युद्धों के बाद हुई और दोनों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो है सुधार करना है ताकि विश्व में शांति बनी रहे। दूसरा हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। राष्ट्र संघ की तरह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यह सर्वोच्च नहीं है, अर्थात कहने का अभिप्राय यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके पास जो है ना, जैसे अन्य राष्ट्र हमारे सर्वोच्च होते हैं अपने अपने प्रभुसत्ता के मामले में, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो UNO या लीग ऑफ नेशन के जो मेंबर हैं वो प्रभुसत्ता संपन्न है, लेकिन UNO नहीं, क्योंकि UNO इन सदस्यों से मिलकर बनी हुई जो है एक संस्था है। तो ये जो संस्था है इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना और प्रभुसत्ता की समानता पर बल देना, यानी कि सभी राष्ट्रों में इक्वलिटी या उनके प्रभुसत्ता का सम्मान करना है ताकि विभिन्न राज्यों में जो है झगड़ा या तनाव
तनाव उत्पन्न ना हो। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के आधार की। संरचना का क्या मतलब यही है कि इसकी बनावट कैसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ से जो है संगठन के आधार पर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ये अलग बात है कि इसके अंगों के नाम बदल दिए गए हैं। जो राष्ट्र संघ में थे वही नाम संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं रखे गए। इन कुछ जो हैं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सचिवालय, ये जो हैं वही अंग हैं जो कि राष्ट्र संघ में थे। इनमें कोई ख़ास अंतर नहीं है। ये अलग बात है कि यूएनओ के जो संविधा है उसको हम चार्टर कहते हैं। लीग ऑफ नेशन के जो संविधान था उसको हम संविधा कहते हैं। तो लगभग हम यही मान सकते हैं कि संरचना का जो आधार है वो सेम है। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्य क्या, दोनों ही संगठन यानी कि लीग ऑफ नेशन और यूएनओ, इन दोनों में जो है इनका एक ही उद्देश्य है, क्या, विश्व शांति बनाए रखना। उसके बाद है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। दोनों ही संगठन, दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या था जब इनका निर्माण किया गया था कि मानव जाति को युद्धों से बचाना है और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। तो दोनों ने ही, लीग ऑफ नेशन ने भी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, जो विवाद हैं उनको निपटाने के लिए, वाद विवाद, ठीक है, जो इनमें झगड़े होते हैं उनको रोकने के लिए वार्ता, समाधान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लास में इनके बारे में बताया था, जांच पड़ताल, ये सारे जो हैं तरीके जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाए, ये राष्ट्र या लीग ऑफ नेशन ने भी पहले अपना लिए थे। तो विवादों के समाधान का आधार भी दोनों का सेम ही रहा। उसके बाद है प्रतिबंधात्मक जो है कार्रवाई का आधार। प्रतिबंध यानी कि कोई राष्ट्र अगर कहना नहीं मानता या वो युद्ध को बढ़ावा देता है तो लीग ऑफ नेशन भी प्रतिबंध लगाती थी। और यही बात यूएनओ के बारे में भी है कि यूएनओ प्रयास करती है कि विवादों का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर नहीं होता तो क्या है कि उस राज्य जो आक्रमणकारी राज्य है या जो आक्रामक राज्य है उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा सकती है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बाद हम बात करते हैं कि शक्ति गुटों का शिकार। देखिए, राष्ट्र संघ है जब वो बना और उसके अंदर जो राष्ट्र मेंबर बने वो उनमें आपस में जो तनाव है वो किस कारण से हुआ, वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए हुआ। राष्ट्र संघ के समय ये जो गुटबंदी किस में थी, फ्रांस और जर्मनी में थी, ठीक है। इन दोनों शक्ति या यूँ कहें हम नाजीवाद और फासिस्टवाद, इन दोनों के विरोध जो है राष्ट्र कर रहे थे। तो युद्ध जो है वो हो गया और उस युद्ध जो विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध में जो हारे गए प्रदेश थे उनके ऊपर जो है उसके लिए तनाव हो गया कि विजित प्रदेशों को जो राष्ट्र जीते हैं वो कैसे उसका बंटवारा करेंगे। तो कहने का प्रयास उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो है इन राष्ट्रों के अंदर होड़ लग गई। और यही बात अगर मैं यूएनओ के बारे में कहूँ तो यूएनओ भी आपको पता है, शीत युद्ध के बारे में मैंने बताया था कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के अंदर जो है शीत युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला, 1991 तक। तो शक्ति गुटों का शिकार लीग ऑफ नेशन भी रहा और यूएनओ भी रहा। तो लीग ऑफ नेशन जो है जिस रूल पर चली यानी कि शक्ति को प्राप्त करने की होड़ लगी रही, वही शक्ति को प्राप्त करने की होड़ जो है यूएसए या यूँ हम कहें यूएसएसआर में लगी रही। हालांकि 1991 में इसका विघटन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी राष्ट्र संघ के मार्ग पर ही चलता रहा है। और इसी तरीके से हम यूँ कहें कि विश्व शांति को खतरा फिर एक बार उत्पन्न हो गया था। ये 91 में यूएसएसआर का विघटन होने के बाद जो है ये थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं भावनात्मक दृष्टि की। भावनात्मक मतलब हमारी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं हैं या फिर यूँ कहें हर देश के अंदर दरिद्रता, भुखमरी, गरीबी, ये सारे विषय रहे हैं। इन विषयों को किसी तरीके से जो है सुलझाया जाए और राष्ट्र जो है आपस में सहयोग करें, ऐसी भावनाएं जो है लीग ऑफ नेशन में भी थी और वही भावनाएं यूएनओ ने भी रखी हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इन समानताओं के अलावा जो है कुछ और भी समानताएं हैं। जैसे राष्ट्र संघ के समान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भी अध्यक्ष जो चुना जाता है वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेटिकल बेस से चुना जाता है। दूसरा, राष्ट्र संघ में शुरू से अंत तक खाली स्थानों की समस्या बनी रही। ठीक उसी प्रकार यूएनओ के अंदर भी अभी जो है ऐसी समस्या है, जो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो मेंबर नहीं हैं। इसके अलावा दोनों ही संस्थाओं की स्थापना जो है विजेता
विजेता राष्ट्र यानी कि जो जीत गए थे यानी अमेरिका, इनके द्वारा जो है की गई। राष्ट्र संघ के समान ही जो यूएनओ है वो अपने एक्टिव जो मेंबर हैं, जैसे जिसको मैंने 5 नेशंस जो कहा है या महाशक्तियाँ कहा है, उनके बिना कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंडेट सिस्टम, जिसको हम न्यास परिषद भी कह देते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर है, वो जो अंग है वो दोनों में ही बना रहा। दोनों का मुख्य उद्देश्य था जो उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं और अब आज़ाद हो गए हैं, उनकी जो है देखभाल करने का कार्य जो है दोनों ही संस्थाओं में बना रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ही संस्थाओं में जो दोनों ही संगठनों का निर्माण हुआ वो कुछ समानताओं के आधार पर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक ही टारगेट रहा कि किसी तरीके से विश्व को जो है गरीबी, भूखमरी, बेरोज़गारी से बचाया जाए और शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। इतना सब होते हुए भी जो है दोनों के अंदर, लीग ऑफ नेशन के अंदर भी और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी जो है असमानताएं देखने को मिलती हैं। हालांकि अगर अब हम कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि लीग ऑफ नेशन के कंपैरिजन में यूएनओ जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया है। जो कमियां लीग ऑफ नेशन में आई उन कमियों को दूर करके यूएनओ को शक्तिशाली बनाया गया। तो इस आधार पर कुछ असमानताएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं असमानताओं की बात करूं तो सबसे पहली जो असमानता है वो है जन्म के आधार पर। हालांकि देखिए दोनों का जन्म जो है युद्ध के बाद हुआ, लेकिन फिर भी दोनों का आधार अलग अलग था। राष्ट्र संघ में जो राष्ट्र थे वो विजित राष्ट्र थे, ठीक है, और इसका निर्माण वर्साई की संधि, बच्चों मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है वर्साई की संधि क्या थी, उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेना। वर्साई की संधि के रूप में जो हुई थी उससे जो है जो हारे हुए राष्ट्र थे उनके ऊपर ये अपमानजनक संधि को लागू किया गया था और विजित राष्ट्रों ने जो है अपने आप को इस संगठन के महत्वपूर्ण रूप में तैयार किया था, लेकिन जो हारे हुए राष्ट्र थे वो इसके मेंबर नहीं थे। और इस तरीके से जो हम बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ जो है वो इस आधार पर नहीं बना, इसका आधार कोई वो जो है शक्ति, ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि हारे हुए राष्ट्रों को जो है नीचा दिखाए या कुछ ऐसा कार्य जो है वो लागू करे। तो दोनों में जो है अंतर रहा। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो भी राष्ट्र संघ की प्रस्तावना से शुरू होती है, लेकिन दोनों की प्रस्तावना में अंतर है। क्या अंतर है? सबसे पहली बात, समझौता करने वाले, ठीक है, जो महान राष्ट्र रहे हैं, ठीक है, वो राष्ट्र संघ की प्रस्तावना का मतलब यही होता है कि जो उन्होंने एक तरीके के संविधान बनाया था उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र संघ के अंदर जो है वो संप्रभु राज्यों ने पार्टिसिपेशन किया, ये उनकी स्वेच्छा और एक नैतिक आधार पर ये जो है बनी थी, उन्होंने इस पर चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। जबकि अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है? संयुक्त राष्ट्र के नाम पर एक अभिहित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम स्थापना करते हैं। ये चार्टर की जो प्रस्तावना है ये प्रजातांत्रिक भावनाओं पर आधारित है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों की प्रस्तावना में भी अंतर है। अब हम बात करते हैं सदस्यता संबंधी अंतर। राष्ट्र संघ में जो है यूरोप के प्रतिनिधि बहुत ज़्यादा थे, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो है पूरे विश्व के यानी सभी क्षेत्रों से एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सभी देशों को जो है प्रभुत्व या यूँ कहें कि प्रभावशाली स्थान प्राप्त है। तो अब अगर हम 2011 तक की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या 193 हो गई है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यूएनओ जो है सदस्य संख्या में काफ़ी आगे निकल गया है लीग ऑफ नेशन के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं अधिकार क्षेत्र में अंतर की बात। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभा है और जो
परिषद के कार्यों को करने का तरीका था, इन दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या राष्ट्र संघ की जो सभा थी उसमें कार्यों का विभाजन नहीं था, जबकि हमारी जो यूएनओ है इसकी जो सभा है और जो सुरक्षा परिषद है, इन दोनों में कार्य करने का तरीका अलग है। महासभा पूरे विश्व के जितने भी देश इसके मेंबर हैं उन सब की सभा है, वहाँ पर निषेधाधिकार नहीं है, जबकि सुरक्षा परिषद के अंदर जो है वीटो पावर, जिसको हम कहते हैं, निषेधाधिकार दिया गया है। इस तरीके से दोनों के अंदर जो है अधिकार क्षेत्र में अंतर है। अब हम बात करते हैं संगठन की दृष्टि से भी जो है संगठन की दृष्टि तो संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ज़्यादा जो है वो शक्तिशाली है। क्यों? इसके जो अंग हैं वो लीग ऑफ नेशन के कंपैरिजन में काफ़ी विस्तृत हैं। इसमें 6 अंग मैंने जैसे आपको बताए थे, महासभा, सुरक्षा परिषद, ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिषद, ठीक है, न्यास और उच्चतम न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। लेकिन लीग ऑफ नेशन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद अधिवेशन व मतदान प्रणाली, दोनों ही संस्थाओं में जो अधिवेशन होते थे और जो मतदान होता था उनमें भी अंतर है। राष्ट्र संघ की जो सभा और परिषद थी उसमें केवल आपातकालीन, खास बात यह है कि जो आपातकालीन अधिवेशन होते थे वही होते थे और वर्ष में केवल 2 बार अधिवेशन होता था। और परिषद की बैठकें वर्ष में 3 या 4 बार होती थी जो 8-10 दिन तक चलती थी। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें यूएनओ की, तो यूएनओ की महासभा की बैठक तो वर्ष में 1 बार होती है। इसकी कार्रवाई लंबे समय तक यानी कि 2 माह तक चलती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की जो बैठकें हैं वो निरंतर बुलाई जा सकती हैं और सुरक्षा परिषद जो है कभी भी इमरजेंसी मीटिंग बुला सकती है। इसके बाद है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अभिप्राय यही है कि अगर कोई राष्ट्र बात नहीं मानता तो और या संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसा महसूस होता है कि युद्ध हो सकता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद आर्थिक और सैन्य कार्रवाई करके भी उस आक्रामक राष्ट्र को जो है दंडित कर सकते हैं। सैनिक कार्रवाई का जो निर्णय है वो सुरक्षा परिषद के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। इसके अलावा चार्टर की जो सुरक्षा परिषद की जो सैनिक शक्ति उपलब्ध करवाने की बात की गई है वो इस तरीके से है कि जितने भी मेंबर होंगे वो सभी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ मानेगा तो उसको जो है सैनिक सहायता देनी ही पड़ेगी। उसके बाद है युद्ध संबंधी अंतर। अगर युद्ध संबंधी अंतर की बात करूं तो राष्ट्र संघ युद्ध को अवैध घोषित नहीं कर सकता था, जबकि इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की शक्ति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भी है। उसके बाद है संशोधन प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया क्या होती है? बदलाव। अगर चार्टर के अंदर बदलाव करना है तो वहाँ पर जो है हमारी जो 2/3 सदस्य हैं, ठीक है, उनकी महासभा के अंदर जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद के जो 5 मेंबर हैं जिनको हमने महाशक्तियाँ बोली हैं वो अगर सहमति देती हैं तो यूएनओ के चार्टर में संशोधन हो सकता है। जबकि राष्ट्र संघ में 2/3 सदस्य तथा काउंसिल के सभी सदस्यों का सहयोग होना जरूरी था, तो दोनों की संशोधन प्रक्रिया में भी अंतर है। अब हम बात करते हैं घरेलू कार्यक्षेत्र संबंधी विवाद। राष्ट्र संघ की परिषद को ये अधिकार था कि वो कौन सा विषय उनके घरेलू में आता है, कौन सा बाहर आता है, ये जो है डिसाइड नहीं कर सकते, जबकि यूएनओ के पास जो है ऐसा अधिकार नहीं है। उसे इस संदर्भ में राज्यों को, वहाँ पर नहीं थी, लीग ऑफ नेशन में जो स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है यूएनओ को में जो मेंबर हैं उसके उनको ये स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण की। निशस्त्रीकरण, राष्ट्र संघ के विधान में निशस्त्रीकरण की विशेष व्यवस्था जो है वो नहीं की गई थी। वहाँ पर शास्त्रों की कमी पर विशेष बल दिया जाता था और लेकिन जो हमारा चार्टर है यहाँ पर निशस्त्रीकरण का खास अंतर जो वर्णन है वो किया गया है। इसके अलावा प्रादेशिक संगठनों की अगर हम बात करें, प्रादेशिक संगठन जो हैं जैसे नीटो, ये सीटो, सेंटो, नाटो, ठीक है, ये जो है इनकी भूमिका उस समय महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है इनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है।
उसके बाद हम बात करते हैं आत्म सुरक्षा की, यानी कि सेल्फ डिफेंस की। तो राष्ट्र संघ के विधान में आत्म सुरक्षा के बारे में कोई वर्णन नहीं था, जबकि यूएनओ के संविधान की धारा 51 में, चार्टर की धारा 51 में इसका स्पष्ट वर्णन है। उसके बाद हम बात करते हैं महासचिव। राष्ट्र संघ की जो बनी थी, संविधान बना था और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, दोनों में ही सचिवालय की व्यवस्था की गई, जिसमें अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। ये तो ठीक है। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों के कार्यों में जो है मुख्य रूप से अंतर देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो राष्ट्र संघ के महासचिव से अधिक शक्तिशाली है, यानी कि राष्ट्र संघ के महासचिव को ज़्यादा जो है पावर्स नहीं थी, जबकि यूएनओ के महासचिव को जो है बहुत ज़्यादा पावर हैं। और इसी वजह से सुरक्षा परिषद का जो मेन ध्यान है वो महासचिव की तरफ, या महासचिव जो है उनका ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो महासचिव की जो शक्तियां हैं उसके कंपैरिजन में भी लीग ऑफ नेशन के महासचिव को इतनी ज़्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं थी। और उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्र संघ का भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका अंग नहीं था, यानी कि लीग ऑफ नेशन का नहीं था, जबकि जो हमारी यूएनओ है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो हेग में है वो इसका महत्वपूर्ण भाग है। इसका वर्णन संविधान की धारा, जो चार्टर की धारा है 92 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मानवाधिकार की। मानवाधिकार राष्ट्र संघ के विधान के अंतर्गत, ठीक है, मानव अधिकारों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये यूएनओ की ही देन है। उसके बाद हम बात करते हैं सचिवालय की। राष्ट्र संघ के विधान के अंतर्गत सचिवालय के कर्मियों की नियुक्ति, ठीक है, महासचिव के द्वारा की जाती थी, और इसकी कर्मियों की जो नियुक्ति थी उसके लिए सभा, जो लीग ऑफ नेशन की है सभा, उसकी अनुमति लेना अनिवार्य था। और सचिवालय का जो गठन था वो भौगोलिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रदेश के आधार पर उसकी कोई वर्णन नहीं किया गया था, जबकि यूएनओ के चार्टर में भौगोलिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया है। और संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों की जो नियुक्ति है उनको स्थायी करने के लिए और उसकी नियुक्ति का जो कार्य है वो महासचिव के ऊपर सौंप दिया गया है, इसलिए यूएनओ का महासचिव जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है। अब हम बात करते हैं संरक्षण प्रणाली या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जिसको लीग ऑफ नेशन के तहत मैंडेट प्रणाली कहा गया था और यूएनओ के तहत जो है इसको न्यास परिषद कहा गया है। तो न्यास परिषद जो है वो भी उपनिवेशों से आज़ाद हुए राष्ट्रों के प्रति, या जो अपना विकास नहीं कर पाए पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, वो प्रणाली उस समय लीग ऑफ नेशन में भी थी और यूएनओ में भी थी, लेकिन दोनों की कार्य प्रणालियों में जो है वो अंतर है। दोनों पद्धतियों में मुख्य जो है अंगों के स्वरूप और उनके अधिकारों का अंतर है। जो मैंडेट प्रणाली थी कौन सी, लीग ऑफ नेशन के तहत, उसमें देश के प्रतिनिधि नहीं बल्कि विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट होते थे, जबकि हमारी ये जो न्यास परिषद है इसमें उन देशों के, जिन देशों पर शासन चलाया जाना है उसके प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से जो मैंडेट प्रणाली है उसके कंपैरिजन में हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो न्यास परिषद है वो काफ़ी शक्तिशाली है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो सुरक्षा परिषद है, जो हमारी यूएनओ है, वो लीग ऑफ नेशन के कंपैरिजन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसंविधा की अपेक्षा चार्टर जो है, प्रसंविधा मतलब जो लीग ऑफ नेशन का जो लेख है या संविधान है और जो यूएनओ का संविधान है, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो लीग ऑफ नेशन का संविधान कम और चार्टर का जो है हमारा यूएनओ का, उसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है और जो विश्व शांति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो कुल मिला के बच्चों, मैं निष्कर्ष के आधार पर आपको कहना चाहूँगी कि हमारी जो हमारी जो यूएनओ है वो किसके कंपैरिजन में, लीग ऑफ नेशन के कंपैरिजन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपको ये पढ़ना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम ऑनलाइन क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अब पहले उसको भेजूँगी।